हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 विज्ञान विषय की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार की संपूर्ण व्याख्या की। हमने आपकी नई बुक 2025-26 के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 8 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं और व्याख्या की सीरीज में आज हम बात करेंगे तीसरे अध्याय की व्याख्या की। इसके अलावा हमारी सामाजिक विज्ञान के तहत भी क्लासेस चल रही है, हिंदी की क्लासेस भी चल रही है और वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी और सभी की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां से आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी क्लास देखना चाहते हैं वो क्लास आराम से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को हम शुरू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अध्याय नंबर 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इसकी संपूर्ण व्याख्या को हम टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखें, बात करूं अगर मैं परिचय की, इसकी बात करूं, यहां पर मैं अगर परिचय की बात करूं तो आपके सामने एक बालक और एक बालिका है। ये आज का विचार आपके विद्यालय के अंदर जो एक बोर्ड लगा होता है जिस पर रोजाना के विचार लिखे जाते हैं, वहां पर एक विचार लिखा हुआ है, अन्नेन जातानि जीवंती। क्या लिखा हुआ है? अन्नेन जातानि जीवंती। ये एक वाक्य लिखा हुआ है या संस्कृत की एक सूक्ति लिखी गई है। इसका मतलब क्या होता है? इस सूक्ति का मतलब होता है लाडलो कि जो आहार है, जो भोजन है, जो अन्न है, वो जीवित प्राणियों को जीवन देता है। इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो इस पंक्ति का मतलब है कि जो आहार है, जो भोजन है, वो जीवित प्राणियों को जीवन देता है। बिना आहार, बिना भोजन के, बिना अन्न के किसी भी जीव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब ऐसा क्यों है? तो भोजन का अगर मैं महत्व की बात करूं कि हमारे लिए आहार यानी भोजन क्यों जरूरी है, तो देखो सीधी सी बात है, हम अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ कार्य करते हैं। हम अपनी जीविका को चलाने के लिए रोजाना कोई न कोई कार्य करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप सुबह विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से वापस आते हैं, विद्यालय में लिखने का काम करते हैं, विद्यालय में बोलने का काम करते हैं, खेलने कूदने का काम करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए होती है? इन सभी चीजों के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। यानी सजीवों को यदि कुछ भी कार्य करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? ये जो ऊर्जा है ये हमें भोजन यानी आहार से मिलती है। कहां से मिलती है? भोजन यानी आहार से हमें ये ऊर्जा मिलती है। और इसी ऊर्जा की मदद से जीवों के शरीर की क्या होती है? जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इसी ऊर्जा की मदद से जीवों के शरीर का क्या होता है? जीवों के शरीर का विकास एवं उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, इसी ऊर्जा की मदद से जीवों के शरीर में क्या होता है? विकास और वृद्धि होती है। और यही ऊर्जा और जो भोजन है वो हमें विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है। मतलब क्या हुआ कि भोजन का महत्व क्या है? तो हम प्रतिदिन जो आहार, जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे जीवन का एक अनिवार्य घटक है। उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह जो भोजन है वो हमें क्या देता है? ये भोजन हमें ऊर्जा देता है और इसी ऊर्जा से शरीर की वृद्धि और विकास होता है। और यही ऊर्जा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम भी करती है ना? जो हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यही ऊर्जा हमारे शरीर को अलग अलग बीमारियों अथवा रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देती है, जिससे हमारा जो शरीर है वो क्या बना रहता है? स्वस्थ बना रहता है। तो प्यारे लाडलो, अगर अब आपको कोई पूछे कि हम भोजन क्यों करते हैं या हमारे लिए भोजन क्यों जरूरी है, तो हम कहेंगे कि आहार सभी जीवित प्राणियों को जीवन देता है। क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है। और उसी ऊर्जा की मदद से
हमारे शरीर का विकास और वृद्धि होती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने का काम करती है। इसी वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे बात करें, हम क्या खाते हैं? हम क्या खाते हैं? यदि मैं आपको कहूं कि सोमवार से लेकर रविवार तक आपने क्या क्या चीजें खाई है, तो सबके जवाब अलग अलग होंगे। सब ने अलग अलग दिनों में अलग अलग चीजें खाई होगी। जैसा कि यहां पर चित्र भी दिख रहा है, हम प्रतिदिन हमारी दिनचर्या के अंदर कई अलग अलग आहार, भोजन या चीजों का सेवन करते हैं। इसका मतलब है हमारे सबके आहार यानी जो भोजन है उसमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। जैसे एक कक्षा में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। यदि उन सभी बच्चों से, यदि कक्षा में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, और यदि उन सब 10 बच्चों से मैं पूछूंगा कि आपने सोमवार से लेकर रविवार तक कौन कौन सी चीजें खाई है, तो सबके जो उत्तर है वो लगभग अलग अलग होंगे। सब में क्या होगी? विविधता होगी। सब ने अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण किया होगा। तो हम सभी प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की चीजें खाया करते हैं। हम सब प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं और हमारे मित्रों के आहार यानी भोजन के अंदर बहुत अधिक विविधता होती है। हमारे मित्रों का जो भोजन है, उस भोजन के अंदर हमें अलग अलग तरह की विविधता देखने को मिलती है। जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है, एक टेबल के ऊपर अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें रखी गई है। इसका मतलब है हम अपने दिन प्रतिदिन के दिनचर्या के अंदर कई अलग अलग प्रकार के भोजन या खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग पदार्थों का क्या करता है? सेवन करता है। तो अब यहां से हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं? हमारे देश के अंदर लाडलो 28 राज्य है। तो क्या देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग खाने की विविधता पाई जाती है? ये अब हमारे सामने एक प्रश्न निकल कर आ रहा है कि जैसे हमारे कक्षा के अंदर हम और हमारे दोस्त अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते पीते हैं, तो उसी तरह हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इसमें लगभग 28 राज्य है। तो सभी जो राज्य है, जो अलग अलग स्थान है, वहां के भोजन में हमें विविधता देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, ये हम आगे अब जानेंगे। तो बात करें हम भोजन में विविधता की। इसकी बात करें भोजन में विविधता की, आप सबने देखा होगा और सुना भी होगा। जैसे पंजाब में क्या प्रसिद्ध है? मक्के की रोटी, सरसों का साग और छोले भटूरे। पंजाब में क्या प्रसिद्ध है? मक्के की रोटी, सरसों का साग और छोले भटूरे। राजस्थान में क्या प्रसिद्ध है? दाल बाटी और चूरमा। कर्नाटक में क्या प्रसिद्ध है? इडली, डोसा, सांबर, रागी मुड्डे। मणिपुर में क्या पसंद है? चावल, चटनी, दाल। तो यानी अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। तो हमारे भारत देश के अंदर खाने पीने की चीजों में भी क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। देखो, भारत एक विशाल देश है और यहाँ के अलग अलग राज्यों में लोग तरह तरह का भोजन खाते हैं। किसी भी क्षेत्र का खान पान किस पर निर्भर करता है? वहां पर उगाई जाने वाली फसलों, उनके स्वाद और उनकी संस्कृति पर वहां का भोजन निर्भर करता है। किसी स्थान पर या किसी क्षेत्र का जो खान पान है वो किस पर निर्भर करेगा? एक तो वहां पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, फिर उनका स्वाद कैसा है और उनकी संस्कृति कैसी है। इस आधार पर अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग और छोले भटूरे फेमस है। बात करूं मैं कर्नाटक की,
कर्नाटक में इडली, डोसा, सांबर और रागी मुड्डे, ये चीजें कर्नाटक के अंदर फेमस है। फिर मणिपुर में चावल, चटनी और ऊटी दाल, ये खाने पीने की चीजें कहां फेमस है? मणिपुर में। बात करूं मैं हमारे प्यारे राजस्थान की, राजस्थान में क्या प्रसिद्ध है? दाल बाटी और चूरमा। क्या फेमस है? दाल बाटी और चूरमा। तो इसका मतलब यहां से हमें यह चीजें पता चल रही है कि भारत के अलग अलग राज्यों में भोजन में विविधता पाई जाती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की चीजें खाई पी जाती है, यानी उनमें हमें अंतर देखने को मिलता है। देखो यहां पर सारणी, सारणी में भी यही बताया हुआ है। देखो पंजाब, पंजाब में स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें जो पंजाब के अंदर ही उगाई जाती है, वो कौन सी फसलें हैं? मक्का, गेहूं, चना और दालें, ये पंजाब में ही पैदा की जाती है। अब खाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ, कि पंजाब में मुख्य रूप से ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जिनका सेवन किया जाता है? देखो मक्के की रोटी, सरसों का साग, भाई मुंह में पानी मत लाना, आपको खाने को नहीं मिलेगा, हम पंजाबी नहीं है भाई, हम तो राजस्थानी है, दाल बाटी चूरमे वाले। तो पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, वो भी घी लगा के, हलवा और खीर। और पीने के अंदर कौन सी चीजें प्रसिद्ध है पंजाब में? तो लस्सी, छाछ, दूध और चाय, ये पेय पदार्थ यानी पीने की चीजें वहां पर फेमस है। फिर बात करें कर्नाटका की, वहां पर कौन सी फसलें उगाई जाती है? मुख्य रूप से चावल, रागी, उड़द और नारियल। रागी है ये छोटे दानों वाली आपके सरसों के जैसी फसल होती है, इसके छोटे छोटे दाने होते हैं रागी के। देखो वहां पर कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं? इडली, डोसा, सांबर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम और चावल। तीनों की चीजें में छाछ, कॉफी और चाय फेमस है। बात करें मणिपुर की, चावल, बांस और सोयाबीन, ये वहां पर फसलें उगाई जाती है। प्रसिद्ध क्या है खाने पीनों में? चावल, चटनी, ऊती, ऊती का मतलब पीली मटर और हरे प्याज की तरी, और सिंगजू और कांगसोई। और पीने में बिना दूध की चाय, जिसे हम काली चाय कहते हैं, वो वहां पर फेमस है। अन्य के अंदर आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं? हमारा प्यारा राजस्थान, राजस्थान के अंदर क्या पैदा होता है? बाजरा। फिर बाजरा के अलावा गेहूं भी होता है ना, मक्का, ये मेन चीजें हैं। खाई क्या जाती है फेमस चीजें? दाल बाटी और चूरमा। पीने में चाय, छाछ, ये फेमस है। तो यानी इस सारणी की मदद से हमें यही चीजें समझ में आ रही है कि भारत जो कि एक विशाल देश है, उसके अलग अलग राज्यों में भोजन के अंदर विविधता देखने को मिलती है। एरिया वाइज लोग अलग अलग तरह की चीजें हैं वो खाते पीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां, यानी किस तरह समय बदलता गया और खाने पकाने की जो टेक्निक्स थी, जो तरीके थे, उनमें भी धीरे धीरे बदलाव आता गया। आगे हम क्या जानेंगे कि समय के साथ जो खाना पकाने की, भोजन पकाने की तरीका थे, जो भोजन पकाने की पद्धतियां थी, उनमें भी किस तरह के बदलाव आते गए हैं। तो देखो आप सब ने देखा होगा, यदि आप ग्रामीण इलाके में हैं तो आज भी हमारे घरों के अंदर आपके भोजन पकाने के लिए चूल्हे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चूल्हे का उपयोग। लेकिन आज ज्यादातर गैस सिलेंडर का यानी गैस स्टोव का उपयोग करते हैं। पहले चटनी वगैरह पीसने के लिए पत्थर के आपका पत्थर का जो सिलबट्टा आता था उसका प्रयोग होता था, आज हम मिक्सर का उपयोग करते हैं। तो ये सारा क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। तो देखो अगर हम बदलाव के अवलोकन की बात करें तो समय के साथ साथ हमारे खान पान की आदतें भी बदली है और भोजन पकाने के जो तरीके हैं, जिन्हें पाक पद्धतियां कहते हैं, वो भी बदल गए हैं। समय के साथ साथ हमारे
खाने पीने की चीजें या खान पान की आदतें और भोजन पकाने के जो तरीके हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, बदल गए हैं। देखो यहां पर सबसे पहले बात करें पारंपरिक बनाम आधुनिक। पारंपरिक का मतलब पुराने जमाने की चीजें जो आज भी चलती आ रही है, और आधुनिक मतलब नए जमाने की चीजें। देखो सबसे पहला परिवर्तन क्या आया है, चूल्हा। पहले भोजन पकाने के लिए पारंपरिक मिट्टी से बने हुए चूल्हों का उपयोग होता था, लेकिन आज किसका उपयोग होता है, आधुनिक गैस चूल्हों का, गैस स्टोव्स का उपयोग होता है। अभी मैं आपको चित्र भी बता दूंगा। फिर बात करें चटनी वगैरह पीसने के लिए, तो पहले मसाले और अनाज चटनी वगैरह पीसने के लिए पत्थर के बने हुए सील बट्टे का उपयोग होता था, लेकिन आज किसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यानी बिजली से चलने वाले मिक्सर का उपयोग होता है। अब बात करूं कि परिवर्तन का कारण क्या है, तो जो भी ये परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, इनके पीछे जो मेन कारण है वो है तकनीकी का विकास। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे सामने नई नई चीजें आ रही है। बेहतर परिवहन, परिवहन का मतलब जैसे आज कोई चीज है वो कहां बन रही है, अमेरिका के अंदर बन रही है, तो अगले ही दिन भारत में कोई रहने वाला व्यक्ति है वो वहां से उसको क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा। और बेहतर संचार माध्यम की जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, जहां जिनके माध्यम से, जैसे इंटरनेट, जिसकी मदद से आज हम दुनिया के किसी भी कोने में यदि कोई भी चीज बन रही है, उसको हम मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग करते हुए एक क्लिक के अंदर हमारे घर तक मंगवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके जरिए बदली है, तकनीकी विकास। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, परिवहन की सुविधा बढ़ी है। पहले परिवहन के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, इनका प्रयोग होता था। आज हवाई जहाज का और एरोप्लेन्स का उपयोग होता है। यदि हमें अमेरिका जाना है तो कुछ ही पल के अंदर, पहले जो कई महीनों साल लग जाते थे, अब कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर हम अमेरिका भारत से पहुंच सकते हैं। फिर बेहतर संचार माध्यम, पहले एक दूसरे से कांटेक्ट करने के साधन नहीं होते थे। जैसे अमेरिका के अंदर कोई चीज बन रही है तो हमें उसकी जानकारी ही नहीं थी कि वहां पर क्या चीज मौजूद है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि के जरिए दुनिया भर की चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, और फिर अपनी इच्छा के अनुसार हम उनको खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो यहां पर देखो, ये रहा आपका पारंपरिक चूल्हा, जो पहले के जमाने में हमारे दादा दादी या परदादा परदादी वो रोटी पकाने के लिए और भोजन पकाने के लिए इस चूल्हे का उपयोग किया करते थे। देखो ये मिट्टी का बना हुआ एक चूल्हा होता है, ठीक है, और इसके अंदर किसका उपयोग करते हैं, जलाने के लिए ईंधन के रूप में हम लकड़ी का, लड़की का नहीं लकड़ी का है ना, ये गलती से लिखा है, लकड़ी का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर लेकिन वर्तमान में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, आधुनिक गैस चूल्हा का। इस चूल्हे को हम क्या करते हैं, एक नली के माध्यम से एलपीजी गैस के सिलेंडर से जोड़ देते हैं, और फिर गैस के जरिए हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। फिर देखो यहाँ पर ये सील बट्टा, पुराने के जमाने क्या होता था, चीजों को पीसने के लिए, अनाज वगैरह, मसाले वगैरह, उनको बारीक करने के लिए, पीसने के लिए सील बट्टे का उपयोग होता था। वर्तमान में देखो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं, उस मिक्सर का उपयोग हम मसालों वगैरह को पीसने के लिए कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे आपके तकनीकी टेक्नोलॉजी की बदलाव की वजह से, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार सुविधा की वजह से, ये सारे जो भोजन पकाने के तरीके हैं उनमें क्या आया है, उनमें धीरे धीरे बदलाव आया है। ठीक, आगे बढ़े हम भोजन के घटक, इसकी बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं हम भोजन के घटक की। तो हमारे भोजन के अंदर कुछ आवश्यक घटक होते हैं जो शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे भोजन के अंदर कुछ आवश्यक, कुछ जरूरी घटक या तत्व होते हैं जो शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं, और इन आवश्यक घटक तत्वों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो जो मुख्य पोषक तत्व है वो मेन तो आपके 5 ही है। कितने हैं, 5। कौन कौन से, पहला है कार्बोहाइड्रेट,
दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण। ये 5 मेन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा भी हमारे शरीर को किसकी जरूरत पड़ती है? आहारीय रेशों, जिसे रुक्षांश कहा जाता है, और साथ ही साथ जल की भी आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के पोषक तत्व कितने हो गए? कुल मिला के जो पोषक तत्व है वो है आपके 7 पोषक तत्व, और उनमें से जो मुख्य है, मुख्य कितने हैं? मुख्य है वो आपके 5 है। तो हमारे भोजन के अंदर मुख्य रूप से ये 5, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये होना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके अलावा आपके आहारीय रेशे और जल का होना भी जरूरी है। ये सारे पोषक तत्व हमारे भोजन के अंदर निश्चित रूप से होने चाहिए, और ये हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं। अतः इन्हें पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब हम बारी बारी से प्रत्येक पोषक तत्व का अध्ययन करेंगे और उसके उपयोग को समझेंगे कि वो हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है, और समझेंगे कि वो आखिर हमें मिलते कहां से हैं। देखो यहां पर आगे, स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। यहां पर देखो, राजस्थानी आहार, गुजराती आहार, असमिया आहार, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के भोजन यहां पर दिए गए हैं, और अलग अलग प्रकार के भोजन में आपके अलग अलग पोषक तत्व मौजूद होते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है, और ये चित्र में बता रहा है कि हमें सदैव और सदैव कैसा भोजन करना चाहिए? स्वस्थ। यदि हम स्वस्थ भोजन करेंगे तो हमारा जीवन भी कैसा होगा? स्वस्थ होगा, और हम बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे, उनसे हम दूर रहेंगे। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट ये हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। ये क्या है? सबसे अधिक ऊर्जा देने का स्रोत है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व है। ये हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला क्या है? तत्व है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रदायी भोजन। क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रदायी भोजन। क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कहां से मिलती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो वही बात यहां पर लिखी गई है कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का क्या है? तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का सबसे मुख्य स्रोत है, और इसी वजह से इसे ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। बात करें इसके प्रमुख स्रोत की, कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो मिलता है अनाज से। किससे मिलता है? अनाज से। देखो यहां पर, गेहूं, चावल, बाजरा, शकरकंद, आलू, गन्ना, केला, अनानास, आम और मक्का, ये वो पदार्थ हैं जहां से हमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ये वो पदार्थ है जहां से हमें सबसे अधिक क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, गन्ना, केला और आम, ये सारे वो पदार्थ हैं जहां से लाडलो में क्या होता है? जहां से लाडलो हमें सबसे अधिक क्या मिलती है? सबसे अधिक हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। देखो आगे, ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। आपने देखा होगा, जो धावक होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, वो हमेशा अपने साथ एक ग्लूकोज की बोतल रखते हैं, क्योंकि ग्लूकोज
एक समृद्ध कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर को तुरंत ही क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार यानी भोजन में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। यानी ग्लूकोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मैं अगर आपको कहूं कि जो मीठी चीनी होती है, कौन सी चीनी, मीठी चीनी, ये भी किसका उदाहरण है, इसके अंदर भी प्यारे लाडलो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीठी चीनी, या इसी को हम कह सकते हैं सामान्य चीनी। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो आपकी चीनी होती है वो किससे बनती है, गन्ना से बनती है, गन्ना के जूस से बनती है, और गन्ना के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अतः चीनी से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक, ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। आगे बात करें वसा यानी फैट। अब देखो सर्दी आ गई है और सर्दियों के अंदर सबके घर पर तिल, गुड़, घी, इनसे बने हुए लड्डू जरूर बनते हैं। सर्दियों में इनसे बने हुए लड्डू जरूर बनते हैं। भाई साहब अभी से मुंह में पानी नहीं लाना है, अभी तो बनने बाकी है, अभी तो बारिश हो रही है, अभी सर्दियां पूरी नहीं आई है। तो देखो लड्डू के अंदर क्या होता है, तिल होता है, गुड़ होता है, घी होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा और क्या होता है, चीनी होती है, बेसन होता है, इसके अलावा आटा होता है। इन सब से मिलकर लड्डू बनते हैं। तो लड्डू हम क्यों खाते हैं, तो लड्डू हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये जो लड्डू जिन चीजों से मिलकर बन रहे हैं उनमें एक भोजन का आवश्यक घटक होता है। उनमें क्या होता है, भोजन का एक आवश्यक घटक होता है, और उस घटक का नाम है वसा यानी फैट। क्या नाम है उसका, जो नाम है वो है वसा यानी फैट। तो वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा। यानी सबसे अधिक ऊर्जा कहां से मिलती है, वसा से। देखो यहां पर कंफ्यूजन नहीं रहना, सबसे अधिक ऊर्जा कहां से मिलती है। देखो प्रश्न दो बन रहे हैं, मैक्सिमम ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा, वो तो कहां से मिलेगी, वसा से। लेकिन तुरंत ऊर्जा कहां से मिलेगी, तुरंत ऊर्जा मिलेगी, वो मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। वो किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। आ गया समझ में। सबसे अधिक ऊर्जा तो कहां से मिलेगी, वसा से, लेकिन तुरंत ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो कार्बोहाइड्रेट से। यह शरीर में वसा क्या करती है, वसा है वो शरीर में ऊर्जा यानी एनर्जी को जमा करके रखती है। जो वसा है वो हमारे शरीर में ऊर्जा को क्या करती है, ऊर्जा को जमा करके, स्टोर करके, उसका भंडारण करके वसा के रूप में रखती है। यानी वसा क्या है, वसा ऊर्जा का ही एक जमा हुआ रूप है। क्या है, ऊर्जा का ही एक जमा हुआ रूप है। अब देखो कहां से मिलती है, तो जिन भी चीजों के अंदर चिकनाई होती है वहां से हमें क्या मिलती है, वसा। देखो घी, तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो, नारियल को हो, सूरजमुखी का हो, मक्खन, मूंगफली, बादाम, अखरोट, तिल, ये सारे क्या है, वसा के स्रोत हैं। देखो यहां पर दही, दूध, बादाम, काजू, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पिस्ता, मक्खन, घी, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सारे वो पदार्थ हैं जहां से हमें क्या प्राप्त होती है, वसा प्राप्त होती है। यानी इन पदार्थों से हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तभी सर्दियों के अंदर ये चीजें सबसे ज्यादा खाई जाती है। आगे बात करें ऊर्जा प्रदायी भोजन कि ऐसे कौन कौन से भोजन के घटक हैं जो हमें सबसे अधिक ऊर्जा देते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोनों में फर्क क्या है, वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है, मैक्सिमम ऊर्जा। लेकिन तुरंत जो ऊर्जा मिलती है, फास्ट एनर्जी जो मिलती है ना, फास्ट एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से।
इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रदायी भोजन, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रदायी भोजन, मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन इनको कहा जाता है। ठीक है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो वसा है वो ऊर्जा का ही एक संग्रहित स्रोत होता है। जैसे ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे, इसका मतलब क्या है? देखो, ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है और यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। यानी ध्रुवों के ऊपर रहने वाले जो भालू है, उनके शरीर के नीचे वाले भाग में, यानी जो त्वचा का नीचे वाला भाग है, वहां पर बहुत अधिक वसा है, वो ऊर्जा के रूप में स्टोर रहती है ना। और ये वसा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती है। होता क्या है कि ध्रुवों पर ज्यादातर समय बर्फ रहती है और उस बर्फ के अंदर, उस बर्फीले मौसम में इन भालुओं को खाने के लिए कोई चीज नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जो वसा है वो उनके शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है और वो सर्दियों के समय कई दिनों तक बिना कुछ भी खाए आराम से जीवित रह पाते हैं। मतलब क्या है कि जो वसा है वो हमारे शरीर में ऊर्जा को क्या करके रखता है? ऊर्जा को स्टोर करके रखती है। कौन? वसा। यानी ऊर्जा का ही एक संग्रहित स्रोत है, एक स्टोर रूम है, एक भंडारण है। वो क्या है? वसा है। आ गया समझ में? चलिए आगे बात करें। तीसरा जो घटक तत्व है भोजन का, पोषक तत्व, वो है प्रोटीन। इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। इसका मुख्य काम क्या है? शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। शरीर के अंदर वृद्धि और विकास से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, और जब हमें चोट लगती है, कोशिकाएं टूटती फूटती है, उस समय शरीर की मरम्मत करना, कोशिकाओं की मरम्मत करना और नई कोशिकाओं को पैदा करना, ये सारे काम किसके हैं? प्रोटीन के हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन, बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी शरीर को बनाने वाला जो भोजन है वो कौन सा है? वो है आपका प्रोटीन। इस वजह से इसको क्या कहेंगे? शरीर वर्धक प्रोटीन कहेंगे। अब जो प्रोटीन है वो हमें पादपों से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? पादपों से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी प्राप्त होता है। पादप में देखो, मटर, चना, मूंग, अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन, ये जो पादप से प्राप्त होने वाली चीजें हैं उनसे भी प्रोटीन मिलता है। और जंतुओं से प्राप्त होने वाली चीज, मछली, मुर्गे का मांस, दूध, पनीर, अंडा, इन सब से भी हमें क्या मिलता है? इन सब से भी हमें प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है लाडलो? इन सब से भी हमें प्रोटीन मिलता है। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। बात करें पादप स्रोत की तो सभी प्रकार की दालें, चाहे चना दाल हो, मूंग दाल हो, राजमा हो, सोयाबीन हो, मटर हो, सभी से हमें प्रोटीन मिलता है। जंतु स्रोत की बात करें, दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस, इन सब से मिलता है। इसके अलावा आपने जो मशरूम देखा होगा, खाद्य मशरूम, वो भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। कौन? आपका जो खाद्य मशरूम होता है, मशरूम भी आपका प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। तो यहां पर हमने प्रोटीन के बारे में जाना। क्या आपने कभी छत्रक या मशरूम देखे हैं? ये आपको कब दिखेंगे? बारिश के मौसम में। कब दिखेंगे? बारिश के मौसम में ये आपको ज्यादा दिखेंगे। जहां पर गोबर या कूड़ेदान के ढेर होते हैं वहां पर ये आपको ज्यादा दिखते हैं। ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर, जहां पर एनी टाइम नमी बनी रहती है, वहां पर ये ज्यादा उगते हैं। खाद्य मशरूम, खाने वाला जो मशरूम है, वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है ना। जो आपका खाद्य मशरूम है वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। तो ये बात होगी आपके प्रोटीन के बारे में। 3 हमने पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट,
वसा और प्रोटीन। चौथा है विटामिन और खनिज लवण। चौथा क्या है? विटामिन और खनिज लवण। ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें क्या रखते हैं? हमें स्वस्थ रखते हैं। विटामिन और खनिज लवण ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करने का काम करते हैं। हालांकि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। यानी हमारे शरीर को विटामिन और खनिज लवणों की बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कम मात्रा में भी शरीर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, आगे बात करें अभावजन्य रोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के भोजन में लंबे समय तक कोई एक या अधिक पोषक तत्व, जब किसी व्यक्ति के भोजन के अंदर लंबे समय तक कोई एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो फिर उस पोषक तत्व की कमी से कुछ ना कुछ रोग हो जाते हैं। ऐसे रोगों को कहते हैं अभावजन्य रोग, यानी किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग कहा जाता है। देखो, अभाव का मतलब क्या है? कमी। जन्य का मतलब जनित, रोग का मतलब बीमारी। यानी किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी, उसको कहेंगे अभावजन्य रोग। जैसे स्कर्वी, रिकेट्स, घेंगा रोग, इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। कौन कौन से रोग? जैसे स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, घेंगा रोग, ये सारे आपके किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग हैं। चलिए बढ़ते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी की तरफ। इसको तो आप वीआईपी कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी कक्षा में पूछ लेना, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। ये सारणी तो आप रख लीजिए, घोल करके पी जाइए भाई साहब। यहां से प्रश्न 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखो, हमने एक भाग में लिखा है सबसे पहले विटामिन और खनिज लवण, फिर लिखा है इनके कार्य, फिर इनके स्रोत, फिर इनकी कमी से होने वाला रोग, और फिर उस रोग के लक्षण। चलिए बारी बारी से एक एक को समझते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। काम क्या है? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। किसको? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जहां से विटामिन ए मिलता है? पपीता, गाजर, आम, दूध। पपीता, गाजर, आम और दूध, वहां से हमें विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन ए की यदि कमी होगी, कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग, दृष्टि का ह्रास, यानी आपको देखने में दिक्कत आएगी, है ना। जैसे मेरे भी चश्मे लगे हुए हैं, यानी मेरे अंदर भी विटामिन ए की कमी है। या फिर आपको रात के समय साफ दिखाई नहीं देगा, तो वो कौन सा रोग है? रतौंधी रोग है। लक्षण क्या है? कम दिखाई देना, विशेषकर रात के अंदर कम दिखाई देता है, तो उसे किसकी कमी है? विटामिन ए की कमी है। उसको कौन सा रोग हो रखा है? रतौंधी रोग, जिसकी वजह से रात में उसे कम दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, दूसरा विटामिन है विटामिन B1 या विटामिन बी कह लो। कौन सा विटामिन है? विटामिन बी। क्या काम करता है? हृदय को स्वस्थ रखता है और हृदय को काम करने में मदद करता है, कि हृदय सही तरीके से काम करे, उसमें क्या करता है? मदद करता है। मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? फलियां, मेवे और संपूर्ण अनाज। फलियां, मेवे और संपूर्ण अनाज। कमी से होने वाले रोग का नाम बेरी बेरी। लक्षण, सूजन आना शरीर के अलग अलग भागों में, हाथ पैरों में झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। एक तो शरीर के अलग अलग भागों में सूजन आना, हाथ पैर में झंझनाहट यानी सुनापन होना, और सांस लेने में प्रॉब्लम होना।
ये किसके लक्षण है? बेरी रोग के। बेरी रोग किससे होगा? विटामिन बी से। ठीक है, चलिए आगे बात करें विटामिन सी की। इसकी बात करें विटामिन सी की। क्या करता है? शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। मुख्य स्रोत आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा और नींबू। यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ज्यादातर खट्टे पदार्थों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग। लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, और अगर आपको कोई घाव या चोट लगती है तो उसको भरने में काफी समय लगना। विटामिन सी शरीर को रोगों से बचाता है। कहां पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू। कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग। लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में समय लगना, और मुंह के अंदर ज्यादातर छाले होना। अगला देखो विटामिन डी। हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। यानी हड्डियों और दांतों को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन उसमें किसके सहायक के रूप में काम करता है? कैल्शियम के सहायक के रूप में। कहां से मिलेगा? विटामिन डी का मुख्य सोर्स है सूर्य का प्रकाश। सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। इसके अलावा दूध, मक्खन, मछली, अंडा। कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स रोग होगा। लक्षण क्या है? अस्थियों अथवा हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। आपने देखा होगा कई सारे व्यक्ति के घुटने दुखते हैं, धीरे धीरे ऐसे झुकते हुए चलते हैं, हाथ पैर सही से काम नहीं करते हैं, मुड़ जाते हैं। उनमें विटामिन डी की कमी होती है। ये थे आपके विटामिन। अब बात करें कैल्शियम की, जो कि खनिज लवण है। कैल्शियम का काम क्या है? हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखना। किसमें मिलेगा? दूध, दही, पनीर, सोया दूध में। दूध, दही, पनीर और सोयाबीन की मदद से जो दूध बनता है या सोया दूध होता है, उससे। कौन सा कमी से रोग होगा? अस्थि और दंत से। यानी अस्थियां, हड्डियां कमजोर हो जाएगी और दांतों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लक्षण क्या है? दुर्बल हड्डियां, हड्डियां कमजोर पड़ेगी, दांतों में सड़न जल्दी होगी, दांत भी धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। आगे देखो, अगला खनिज लवण है आयोडीन। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक। में सहायक है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में, क्योंकि आयोडीन की वजह से जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, वहां से एक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके स्राव के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन। कहां से मिलेगा? आयोडीन युक्त नमक से और समुद्री शैवाल से। कमी से कौन सा रोग होगा? घेंगा रोग अथवा गायटर रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, परीक्षा में यहां से प्रश्न 101% पूछा जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेंगा अथवा ग्वाइटर या गलगंड रोग। लक्षण क्या होंगे? गर्दन के अगले भाग, गर्दन का जो ये वाला भाग होता है, ये वाला, इस दोनों भागों में सूजन आ जाती है, गला फूल जाता है। वो कौन से रोग का लक्षण है? घेंगा रोग का। लास्ट में खनिज लवण है आयरन यानी लोहा। ये किसका घटक है? तो ये रक्त यानी खून का एक महत्वपूर्ण घटक है। कहां से मिलेगा? हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर और अनार से मिलेगा आपका आयरन। कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया यानी रक्ता अल्पता। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। लक्षण क्या है? दुर्बलता, कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई, ये इसके लक्षण हो जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या जाना? अलग अलग विटामिन, उनके कार्य, उनके स्रोत, उनकी कमी से होने वाला रोग और उस रोग के लक्षण, ये सारी चीजें हमने इस सारणी के अंदर पढ़ी है। और मैं आपको एक बार दोबारा से कह रहा हूं, ये सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको रट लेना है बिल्कुल। यहां से कोई भी परीक्षा हो, हर बार यहां से सवाल पूछा जाएगा। ठीक, आगे बढ़े हम। यहां पर देखो विटामिन ए के कुछ सोर्स दिए हुए हैं। आम, दूध, पपीता और गाजर, ये सब विटामिन ए के सोर्स है। फिर विटामिन बी1 के सोर्स पनीर, कद्दू के बीज, चावल, दूध, गेहूं और अलसी के बीज, ये विटामिन बी1 के सोर्स है।
विटामिन सी के सोर्स खट्टी चीजें, आंवला, टमाटर, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च और नींबू। विटामिन डी के सोर्स अंडा, मछली, दूध, मक्खन और खाद्य मशरूम और सूर्य का प्रकाश। ये सब आपके विटामिन डी के सोर्स हो गए। तो अभी तक हमने विटामिन और खनिज लवण को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बात करें पोषक तत्वों का नष्ट होना, तो देखो जब हम साग, भाजी या सब्जी को काटते हैं या ऊपर से छिलते हैं, साग भाजी को काटने या छिलने के बाद धोने से या खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व उन सब्जियों से नष्ट हो जाते हैं। जब हम साग भाजी को काटते हैं या ऊपर से छिलते हैं और उसके बाद हम धोते हैं या फिर उच्च ताप पर पकाते हैं, तो विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व है वो उनमें से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोजन में कच्चे फल और सलाद को शामिल करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आपको फलों और सब्जियों को हमेशा धोकर ही खाना चाहिए। इसी वजह से फलों और सब्जियों को आपको क्या करना चाहिए, हमेशा धोकर ही खाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, आगे बात करें। अगला है आहार्य रेशे अथवा रुक्षांश। क्या है? आहार्य रेशे अथवा रुक्षांश। तो देखो ये कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, ये कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन भोजन को पचाने और जो अनपचा हुआ भोजन है, जिनका पाचन शरीर में नहीं हुआ है, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आहार्य रेशे या रुक्षांश ये कोई पोषक तत्व नहीं है ना, लेकिन ये काम क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं, और जो अनपचा भोजन है, जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ है, उस भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। और ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को रोकने का काम करते हैं। आपके शरीर में जो कब्ज यानी गैस बनती है, आप समय पर बाथरूम नहीं जाते हैं, जो कब्ज बनती है, पेट फूला फूला रहता है, भारी रहता है, एसिडिटी वगैरह होती है, इस समस्या को सॉल्व कौन करते हैं? आहार्य रेशे यानी रुक्षांश। कहां से मिलते हैं? ताजे फलों से, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर, साबुत अनाज और दालों से। ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। आगे बात करें हमारा वाटर। जल है तो जीवन है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी ये कोई पोषक तत्व नहीं है, लेकिन भोजन के अंदर जो जरूरी पोषक तत्व है उनको अवशोषित करना, उनको ऑब्जर्व करने का, एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? पानी करता है। और इसका योगदान क्या है? तो पसीने और मूत्र के रूप में, पसीने और मूत्र के रूप में शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट पदार्थ है, उनको बाहर निकालने का काम किसका है? पानी यानी वाटर का है। ठीक, तो अभी तक हमने जितने भी आपके पोषक तत्व थे, पोषक तत्व के सभी प्रकारों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पोषक तत्वों की जांच। हम कैसे चेक करेंगे कि कौन से पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है अथवा नहीं है? टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, यानी हम कैसे पता करेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ के अंदर कौन सा भोजन का घटक मौजूद है? तो हम सरल परीक्षणों से पता लगा सकते हैं कि भोजन में कौन से पोषक तत्व मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं मंड यानी स्टार्च का परीक्षण। और मंड अथवा स्टार्च ये आपके कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। क्या है? मंड अथवा जो स्टार्च है, मंड या जो स्टार्च है, ये किसका रूप है? तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। यानी हम कैसे चेक करेंगे किसी पदार्थ के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट यानी मंड अथवा स्टार्च मौजूद है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो खाद्य पदार्थ है उन पर तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदे डालेंगे। यानी नमक के पानी की हम 2 से 3 बूंद डालेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा आयोडीन है, जो साधारण नमक होता है, उसके विलयन की, घोल की हम 2 या 3 बूंद उसके ऊपर डाल देंगे। अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो गया, नीला काला हो गया,
इसका मतलब उसमें मंड यानी स्टार्च मौजूद है। यदि आयोडीन की बूंद डालने पर उसका रंग कैसा हो गया, नीला काला हो गया, इसका मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है। जैसे आलू और चावल। देखो यहां पर इस लड़की ने जैसे ही डाला, यदि इस आलू का रंग कैसा हो गया, यदि इस आलू का रंग नीला काला हो गया, इसका मतलब इसमें क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट यानी मंड अथवा स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, वो मौजूद है। बिल्कुल सरल है। तो हम कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे लगाएंगे, उस खाद्य पदार्थ पर हमें आयोडीन की विलयन की कुछ बूंद डालनी है। यदि उस खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो गया, नीला काला हो गया, इसका मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है। जैसे आलू और चावल के साथ ये प्रयोग आप देख सकते हैं। बात करें वसा या फैट का परीक्षण। हम वसा फैट का टेस्ट कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, खाद्य पदार्थ जिसमें चेक करना है कि वसा है कि नहीं है, उसको एक कागज में लपेट कर दबाना है। ध्यान रहे कागज फटना नहीं चाहिए, केवल कागज से चारों तरफ से लपेटना है और उसको क्या करना है, फिर लपेट कर धीरे धीरे दबाना है हल्के हाथ से। यदि कागज के ऊपर तेलीय धब्बा दिखना शुरू हो जाए, यदि कागज के ऊपर आपको तेल का धब्बा दिखाई दे जाए, तो फिर वो बताता है कि उसमें क्या मौजूद है, वसा मौजूद है। जैसे मूंगफली और मक्खन। देखो यहां पर ये मक्खन है, इसको हमने कागज के ऊपर रखा, तो देखो यहां पर ये आपको चिकनाहट दिखाई देगी, ये तेलीय धब्बा आपको दिखाई देगा, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें क्या मौजूद है, इसके अंदर वसा यानी चिकनाई मौजूद है। बिल्कुल सरल है ये। तो आपको खाद्य पदार्थ को कागज के अंदर लपेटना है। यदि कागज के ऊपर आपको तेल का बना हुआ धब्बा दिखाई देता है, चिकनाहट दिखाई देती है, इसका मतलब उसमें वसा मौजूद है। आगे बात करें प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, तो आपको खाद्य पदार्थ का क्या बनाना है, पेस्ट यानी घोल बनाना है, और उसको परख नली में लेना है और फिर उसमें पानी मिलाना है। क्या लेना है, जो खाद्य पदार्थ को टेस्ट करना है उसका पहले घोल बनाना है, उसको परख नली में लेकर उसमें पानी मिलाना है। अब उसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदे, CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन की 2 बूंदे और कास्टिक सोडा के विलयन की 10 बूंदे डालनी है। कॉपर सल्फेट के विलयन की 2 बूंदे और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदे। यदि उस खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाए, बैंगनी हो जाए, यदि उस खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाए, बैंगनी, इसका मतलब उसमें प्रोटीन मौजूद है। जैसे दाल और दूध। देखो यहां पर सबसे पहले इसमें इसने खाद्य पदार्थ को भर लिया, जैसे खरल और मूसल, ब्रेड, चावल, मूंगफली, मटर, सोयाबीन, किसी को भी पेस्ट बना के इस परख नली के अंदर भर दिया। ऊपर से क्या मिलाया, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। और उसके बाद हम रंग को देखेंगे कि यदि जो रंग है यदि बैंगनी रंग हो गया, इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस खाद्य पदार्थ में वो पोषक तत्व मौजूद है अथवा नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। आगे बात करते हैं संतुलित आहार की, बैलेंस्ड फूड की। तो देखो एक ऐसा आहार, एक ऐसा भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, यहां तक कि रुक्षांश और जल भी सही मात्रा में मौजूद हो, उसे संतुलित भोजन कहेंगे। एक ऐसा भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण और आहारीय रेशे, ये सारी की सारी चीजें सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। हमें जंक फूड जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि से बचना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर पोषक तत्व कम और वसा और शर्करा अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मोटापा होता है और हम कई सारी बीमारियों के शिकार धीरे धीरे हो जाते हैं। तो हमें जो जंक फूड है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और तले हुए तेल के अंदर जो चीजें बनी होती है, उनका सेवन कम से कम करना चाहिए। सभी लोगों की पोषण के संबंधी जो जरूरतें हैं वो एक जैसी नहीं होती। सभी लोगों को खाने पीने की जो आवश्यकता है
वो एक समान नहीं होती है। ये किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति की उम्र, उसका लिंग, उसकी शारीरिक गतिविधि कि वो काम क्या करता है और उसका स्वास्थ्य कैसा है। इन पर किसी व्यक्ति के पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं कि कौन से व्यक्ति को किस प्रकार के भोजन की जरूरत है, ये किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति की उम्र, उसके लिंग, उसके द्वारा किए जाने वाले काम और उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि कौन से व्यक्ति को कितने भोजन की और कैसे भोजन की जरूरत है। आगे बात करें, खाना पकाने का सही तरीका कौन सा है? तो खाने पकाने का सही तरीका क्या है? सब्जियों को काटने या छिलने के बाद धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं, इसी वजह से काटने या छिलने के बाद उन्हें धोना नहीं चाहिए, पहले आप धो सकते हैं। दूसरा क्या है? भोजन को बहुत अधिक ताप पर पकाने से विटामिन सी जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः आपको भोजन को बहुत अधिक ताप पर नहीं पकाना चाहिए, यानी धीरे धीरे धीमी आंच पर पकाना चाहिए। इसीलिए कुछ फलों और कच्ची सब्जियों को भी आहार के अंदर शामिल करना चाहिए। इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आपके शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिले तो आपको अपने भोजन में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। ठीक, आगे बात करें, जंक फूड बनाम पोषक अनाज। जंक फूड वर्सेज पोषक अनाज। देखो जंक फूड क्या होता है, अभी मैंने बताया कि ऐसे भोजन या ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें शर्करा, शुगर और वसा, फैट बहुत अधिक होती है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, खनिज और रेशे बहुत कम होते हैं। आपको गलियों के अंदर जो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, ये जो सारी चीजें मिलती है वो जंक फूड है, क्योंकि उसमें शर्करा और वसा तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और रेशे बहुत कम होते हैं। जैसे आलू की चिप्स, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, और इनके बहुत अधिक सेवन से मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं। अतः हमें जंक फूड का यानी तेल के अंदर तली हुई ज्यादातर चीजों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। बात करें हम मिलेट, जिसे मोटा अनाज भी कहते हैं अथवा पोषक अनाज भी कहते हैं। मिलेट जिसे हम क्या कहते हैं? मोटा अनाज अथवा पोषक अनाज। देखो जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, इन्हें हम क्या कहेंगे? पोषक अनाज कहेंगे, क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम और आहारीय रेशों के बहुत अच्छे ये स्रोत होते हैं। यानी जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरी, रागी, सावा, मक्का, इनको हम क्या कहेंगे? पोषक अनाज, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज और आहारीय रेशे मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अतः हमें जंक फूड की बजाय जो मोटे अनाज है उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। देखो यहां पर चित्र दिया हुआ है, जो पहला चित्र है लाडलो, वो किसका है? वो आपके जंक फूड का चित्र है। किसका चित्र है? जो पहला चित्र है वो है आपके जंक फूड का। जो दूसरा चित्र है वो है आपके पोषक अनाज यानी कि मोटे अनाजों का। तो आपको देखो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये जो चीजें दिख रही है, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सभी से आपको बचना चाहिए। इसकी बजाय आपको पोषक अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, दालें, इन सभी का बहुत अच्छे लेवल पर सेवन करना चाहिए, जिससे आपको पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और आपका शरीर भी कैसा रहेगा? निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आगे देखो, भोजन की यात्रा खेत से लेकर आपकी थाली तक। भोजन की यात्रा, रोटी की कहानी खेत से थाली तक। देखो यहां पर एक परिभाषा है, खाद्य मिल। तो भोजन द्वारा उत्पादक, उत्पादक कौन है? किसान ऑब्लिक खेत। खेत के अंदर कौन पैदा करता है? किसान। तो खेत से उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो हम सेवन कर रहे हैं, हमारी थाली, वो उपभोक्ता है, तक तय की गई कुल दूरी को खाद्य मिल कहते हैं। भोजन के द्वारा खेतों से लेकर हमारी थाली तक का जो सफर है, थाली तक की जो कुल दूरी तय की गई है, उसको क्या बोलेंगे? खाद्य मिल कहेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले किसान क्या करेगा? अपने खेतों में गेहूं उगाएगा।
फिर जब गेहूं पक जाएगा उसको बोरियों में भर के अनाज की मड़ाई और ओसाई, जब गेहूं पक जाएगा उसको काटेगा, काटने के बाद आपके अनाज से दानों और भूसों को अलग करेगा, यानी अनाज की मड़ाई और ओसाई, यानी भूसे और अनाज को अलग करेगा। फिर क्या करेगा, अनाज का भंडारण, उनको बोरियों में पैक करेगा। फिर वही अनाज वो बेचेगा, वो अनाज फिर कहाँ जाएगा, पीसने के लिए, वहां से बनेगा आटा, आटे को किया जाएगा पैक, और फिर वो कहाँ जाएगा, दुकानों तक परिवहन के जरिए जाएगा, दुकानों के जरिए उसे बेचा जाएगा। फिर वहां से हम आटे को खरीदेंगे और हमारे घर लाकर हम क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। तो किसान के खेत से लेकर हमारे थाली तक का जो ये सफर है अनाज का, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम खाद्य मिल कहेंगे। क्या कहेंगे, खाद्य मिल। आगे बात करें, स्थानीय भोजन लोकल फूड क्यों खाए, यानी हमारे एरियाज में जो स्थानीय फूड होता है, जो लोकल फूड होता है, उसको क्यों खाना चाहिए। तो पहला कारण क्या है, इससे खाद्य मिल कम होगा, यानी अनाज की जो खेत से लेकर हमारे थाली तक की जो दूरी है वो क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से एक तो परिवहन का प्रदूषण कम होगा, और एक जो उसकी लागत है, जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी कीमत है, वो भी कम होगी। फिर जो स्थानीय किसान हैं, स्थानीय किसानों की मदद होगी, उन लोगों को अपना अनाज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने एरियाज के अंदर ही वो अपनी चीजों को बेच पाएंगे। साथ ही साथ हमें ताजा और कैसा भोजन मिल पाएगा, ताजा और स्वस्थ भोजन भी मिल पाएगा। अतः जहां तक संभव हो हमें स्थानीय भोजन ही करना चाहिए, ऐसा भोजन जो हमारे एरिया के अंदर ही पैदा होता है उसी का हमें सेवन करना चाहिए। आगे बात करें, भोजन बर्बाद न करें, यानी हमें थाली के अंदर उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सके, कभी भी हमें भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं पता है कि हमारे भारत देश के अंदर आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जो बिना भोजन खाए ही रात को सो जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी सही से नसीब नहीं होती है, और हमारे किसान लोग उस अन्न को पैदा करने के लिए न जाने कितने ही कष्टों और मुश्किलों का सामना करते हैं। अतः एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि हमें थाली में उतना ही भोजन लेना है जितना हम खा सके, हमें भोजन की कभी भी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ये आप अपने सभी दोस्तों को बताएंगे और अपने घर पर भी सभी लोगों को बताएंगे। ठीक, तो प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके अध्याय नंबर 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इस चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या को चित्र के माध्यम से हर टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं आज की ये पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर बिना कोई कंजूसी के लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।